अस्सलाम वालेकुम। शुरू करते हैं अल्लाह ताला के पाक नाम से, जिसके सब नाम है, जिसे किसी भी नाम के बगैर पुकारा जा सकता है और याद किया जा सकता है। मेरा नाम तैयब शफ़ीक है और मैं पिछले 15 साल से प्रॉपर्टी के काम से मुंसलिक हूँ। मैंने ये वीडियो आज मेरा ये प्रॉपर्टी के हवाले से ये तकरीबन मेरी फ़र्स्ट वीडियो है और मैंने ये अपने 15-16 साल के एक्सपीरियंस में जो फ़ेस किया है, तो मैंने ये सोचा कि मैं क्यों ना अपने व्यूवर्स को अपनी ये इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ कि प्रॉपर्टी परचेज़ करते वक़्त जिन जिन लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। तो मैंने सोचा कि मैं आज आपसे शेयर करता हूँ कि प्रॉपर्टी सेल करते वक़्त जिन लोगों को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं और प्रॉपर्टी परचेज़ करते वक़्त। आज हम बात करेंगे कि जो लोग प्रॉपर्टी सेल करते हैं उनको किन किन मराहल से गुज़रना पड़ता है और उसको कैसे फेस करना पड़ता है। प्रॉपर्टी सेल करते वक़्त सबसे पहले फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल टोकन या बयाना, दो चीज़ों की तरफ इंसान करता है। पहले तो सबसे फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये होता है कि जब आप कोई प्लॉट सेल करने के लिए निकलते हैं तो आपका प्लॉट का आप 2, 4, 5, 7 डीलरों से फिरते हैं, वहाँ से रेट्स लेते हैं। रेट्स लेने के बाद फिर आपको आइडिया हो जाता है कि आपके प्लॉट की ये वर्थ है। अब वर्थ के बाद अब आप कोशिश करते हैं कि जो आपको मैक्सिमम रेट दे रहा है वो आप प्लॉट वहाँ सेल करेंगे। आपने प्लॉट लॉन्च करते वक्त या जब आपने प्लॉट कोट करवाना है डीलरों को, आपने क्या करना है कि उन डीलर्स पे उनको अपनी कोई भी अपनी ज़रूरत नहीं शो करनी कि आप ये प्लॉट किसी ज़रूरत के तहत सेल कर रहे हैं। लेट्स सपोज अगर कोई आप अपने बेटे की शादी करना चाह रहे हैं या अपने बेटे को बाहर भेजना चाह रहे हैं या आप अपने किसी बच्चे की एजुकेशन के लिए प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं या इवन कि अगर आप ये प्रॉपर्टी सेल करके कहीं और जगह पे कोई बना बनाया घर लेना चाह रहे हैं या कोई और प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं, तो फिर भी आपने क्या करना है कि अपनी कोई भी ऐसी ज़रूरत, ऐसी कोई भी चीज़ या वीक पॉइंट जिसको आप कह लें, वो आपने किसी भी प्रॉपर्टी डीलर से डिस्कस नहीं करना। उसकी रीज़न ये है कि जब आप अपनी कोई भी ज़रूरत शेयर कर देते हैं किसी भी प्रॉपर्टी डीलर को या जो प्लॉट सेल करने वाला है, वो आपकी इस सिचुएशन से भांप जाता है कि आपको ज़रूरत है और अब वो क्या करेगा कि आपको तब तक अच्छा रेट ही नहीं देगा। अब लेट्स सपोज आप एक प्लॉट सेल करते हैं और उसके बयाने का आपने कोई आगे प्लॉट प्रॉपर्टी परचेज़ करनी है और अब आप उनको बता देते हैं कि नेक्स्ट मंथ की 15 तारीख तक मुझे पेमेंट चाहिए, क्योंकि मैंने फ़लाँ जगह पेमेंट करनी है, मैंने किसी सोसाइटी में ड्यूज़ जमा करवाने हैं या मैंने अपने बच्चे की फ़ीस जमा करवानी है और उसकी लास्ट डेट नेक्स्ट मंथ की 5 तारीख है। अब वो क्या करेगा कि उससे पहले तक आपको कोई ऑफ़र ही नहीं देगा रीज़नेबल, क्योंकि उसको अंदाज़ा हो गया कि अब इनको हमने ऑफ़र नहीं देनी। जब आपके दिन करीब रह जाएंगे, आपके ऊपर प्रेशर आएगा उस चीज़ का जिसकी वजह से आप सेल कर रहे हैं, तो फिर वो क्या करेंगे कि आपको ऑफ़र देंगे और वो ऑफ़र होगी इन्वेस्टर वाली ऑफ़र। वो इन्वेस्टर की ऑफ़र से फिर ये होगा कि लेट्स सपोज आपका प्लॉट 70 लाख रुपए का, तो वो आपको 60 लाख से स्टार्ट करते करते 65 लाख रुपए में आप किसी प्लॉट पकड़ लेंगे। प्लॉट को सही रेट पे सेल करने के लिए सबसे ज़रूरी ये बात है जो मैंने आपसे शेयर की है। दूसरा ये है कि जब फिर आपका किसी के साथ डील हो जाती है, अब आपके पास 2 ऑप्शंस होती हैं। आप जब उनके साथ कमिटमेंट करते हैं, या आप टोकन की सूरत में करेंगे या आप बयाने की सूरत में करेंगे। आपने क्या करना है कि आपने उस टाइम पर उनके साथ बयाने की तरफ नहीं जाना, आपने कोशिश करनी है कि आप टोकन की तरफ जाएँ, लेटर हेड पे रिसीविंग करवाएँ, लेटर हेड पे रिसीविंग करके उस किसी एक आधे बंदे की और की विटनेस ले लें। क्योंकि जो बयाने की मैंने देखा है कि बयाने में ये होता है कि जब आप कोई भी प्लॉट का ओनर बयाना साइन करके दे देता है, तो आप ये समझ लें कि पाकिस्तान के सिस्टम में रहते हुए जिस बंदे ने भी या जिस सेलर ने भी बयाना साइन करके दे दिया, उसने आप समझिए कि आप अपने हाथ काट के अगले को दे दिए। अब वो आपका 4 वीक का टाइम है, वो आपको 6 वीक पे भी लेके जा सकते हैं, 8 वीक पे भी लेके जा सकता है वो बंदा, आप उसका कहीं पे भी चैलेंज नहीं कर सकते। बयाने में ये होता है स्टे लगने की भी ऑप्शन मौजूद होती हैं। सारे डीलर इस तरह नहीं करते, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि ये सब ही इस तरह कर रहे हैं। कई बयाने करते हैं, सक्सेसफुल पेमेंटें भी हो जाती हैं, लेकिन 60% मैंने ये देखा है कि जिन लोगों ने बयाना किया है प्लॉट्स का, उनको ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है। दूसरी बात है आगे आपकी पेमेंट की। जब आप किसी के साथ टोकन कर लेंगे लेटर हेड पे 5 लाख रुपए, लेट्स सपोज आपका प्लॉट 70 लाख है और आपने 5 लाख रुपए टोकन पकड़ लिया, बैलेंस अमाउंट 65 लाख रुपए आपकी बच जाती है। आपने क्या करना है कि ट्रांसफ़र से एक दिन पहले उनको कहना है कि आपको बजरिया पे ऑर्डर के थ्रू पेमेंट दें, आप कैश से अवॉइड करें, क्योंकि कैश पे मैंने देखा है कि कैश पे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं। कैश पे एक कॉम्प्लिकेशन ये है कि उसमें से नोट गलत निकल आते हैं। कैश की ये कॉम्प्लिकेशन है कि जब वो कैश आपको देते हैं तो उसका गिनने का मसला है। कैश को कैरी करना बहुत मुश्किल है। कैश को जब आप कैरी करके लेके जाते हैं, फिर ख़तरा है स्नैचिंग का, और फिर ये है कि आप अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डाल के जाते हैं। लेट्स सपोज आपकी सैटरडे को ट्रांसफ़र है, तो आप सैटरडे को आपने कैश कौन से बैंक में जमा करवाएंगे। फिर अगर वो बैंक कोई ओपन होता भी है दूर दराज की ब्रांच में, तो आप वहाँ तक कैश लेके जाएंगे।
अगर फिर भी कोई पार्टी ऐसी है जो कहती है कि मैंने कैश ही देना है और वो बैंक में उनकी पेमेंट नहीं पड़ी हुई, तो फिर आप उनसे ये बात करें कि आपने जो कैश देना है वो आप हमारे साथ बैंक चलें, आपकी वाली आप लेट्स सपोज आपके किसी भी बैंक में, एमसीबी बैंक में मिसाल है आपका अकाउंट है। अब आप क्या करें कि एमसीबी बैंक की किसी भी ब्रांच में वो आ जाएं पेमेंट लेके, आपके अकाउंट में पेमेंट डिपॉजिट करवा दें। जब डिपॉजिट होने के बाद आपको स्लिप मिल जाएगी, वो स्लिप आप लेके उनके साथ ही जाके सोसाइटी ऑफिस में प्लॉट ट्रांसफ़र करवा दें। फिर भी उससे ज़्यादा बेहतर ये है कि आप पे ऑर्डर लें, और जब आप पे ऑर्डर की सूरत में अगर पेमेंट लेते हैं तो आपने क्या करना है कि एक दिन पहले उनको कहें कि आपको पे ऑर्डर बना के व्हाट्सएप कर दें। जब वो आपको पे ऑर्डर बना के व्हाट्सएप कर देंगे, आप क्या करेंगे कि अपनी उस ब्रांच से, जिस ब्रांच से वो पे ऑर्डर बना है, लेट्स सपोज अब आपका मिज़ान बैंक का पे ऑर्डर बन गया और आपका मिज़ान बैंक में अकाउंट नहीं है, तो आप अपने किसी भी करीबी मिज़ान बैंक में जाके उस पे ऑर्डर की तस्वीर या उसकी फ़ोटोकॉपी दिखा के उसकी वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। अब ये तो एक सूरत होगी कि आपने अपने पे ऑर्डर की वेरिफिकेशन कर ली। नेक्स्ट डे जब आपकी ट्रांसफ़र होगी तो जब वो आपको वो पे ऑर्डर देंगे तो आपने क्या करना है कि जो तस्वीर वाला पे ऑर्डर जो आपको उन्होंने सेंड किया था वो, और जो आपको उन्होंने फिजिकली पे ऑर्डर दिया वो वाला पे ऑर्डर, आपने उन दोनों के पे ऑर्डर नंबर वो मैच कर लेने हैं कि आया कि ये जो पे ऑर्डर बनवाया गया है, ये जो मुझे कल इसकी तस्वीर सेंड की गई थी, आया कि ये आज भी मुझे वही पे ऑर्डर दिया जा रहा है। एक तो ये इसमें वेरिफिकेशन हो जाती है पे ऑर्डर की, आप उसमें कर सकते हैं। दूसरा ये होता है कि जब आप पे ऑर्डर लें और कोशिश करें कि आपका नाम है मोहम्मद, जैसे मेरा नाम तैयब शफीक है, तो मैं अगर आप पे ऑर्डर लेता हूं तो मैं उनको कहता हूं कि साथ आप मेरा आईडी कार्ड नंबर मेंशन करवाएं। अब जब आपका ब्रैकेट में आईडी कार्ड नंबर मेंशन हो जाता है तो वो पे ऑर्डर तैयब शफीक है। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा लोग हैं, बहुत ज़्यादा लोगों के नाम है तैयब शफीक, लेकिन जब आप अपने नाम के साथ आईडी कार्ड नंबर ब्रैकेट में लिखवा लेंगे ना, तो वो सिर्फ उसी तैयब शफीक के लिए वैलिड होगा जिसका आईडी कार्ड नंबर लिखा होगा, वो दूसरों के लिए वो एक कागज़ का टुकड़ा होगा। आप पे ऑर्डर की कॉपी करवा के उसके नीचे उनको रिसीविंग दे सकते हैं। पे ऑर्डर आपकी एक फ़ोटोकॉपी आप अपने पास रख सकते हैं, और रखने के बाद बल्कि आप उसकी पे ऑर्डर की एक फ़ोटोकॉपी करवा के अपने पास रखें। आप जब उनको प्लॉट उनके नाम पर साइन अंगूठे कर देते हैं तो वो फिर आप अपनी पेमेंट को ले जाके अपने, मतलब अगर उस दिन अगर बैंक क्लोज हो गया है तो आप 6 मंथ तक वैलिड होता है पे ऑर्डर, कि आपने आज प्लॉट ट्रांसफ़र करवा दिया और आपको पे ऑर्डर मिल गया और आज सैटरडे था और आपने जुमे को उसकी वेरिफिकेशन कर ली हुई थी पे ऑर्डर की, और आपने सैटरडे को ट्रांसफ़र करवा दिया, तो आप सैटरडे संडे पे ऑर्डर आपके पास रहता है, तो कोई मसला नहीं। आप मंडे को जाएं, वहाँ पे जाके उसको पे ऑर्डर को सबमिट करवाएं और वो तकरीबन 2 दिनों के अंदर अंदर आपके अकाउंट में पेमेंट आ जाएगी। बहुत शुक्रिया।